तो वेलकम, स्वागत है। और हम बात कर रहे हैं एसएससी सीजीएल के लिए जो टियर 1 का एग्ज़ाम होना है उसके लिए जनरल अवेयरनेस। और ये हमारा इतिहास चैप्टर है जिसमें हम हड़प्पा संस्कृति को पढ़ रहे हैं। और तो इस वीडियो में हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता का जो नगर योजना थी, धार्मिक और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संगठन था, उसके बारे में बात करना है हमको। तो हड़प्पा काल की अगर हम काल निर्धारण की अगर हम बात करें तो ये एक बड़ा ही विवादग्रस्त विषय रहा है, जिसमें सबसे पहले जो प्रयास किया गया, उन्होंने जॉन मार्शल ने इसमें सबसे पहले प्रयास किया। उन्होंने 1931 में इस सभ्यता की जो तिथि बताई वो लगभग 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व निर्धारित किया था। इसके अलावा जब रेडियो कार्बन यानी कि C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा जो हड़प्पा सभ्यता है, इसकी तिथि 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना जाता है, जो कि सबसे अधिक मान्य है। और हड़प्पा कालीन अगर हम स्थलों की बात करें, जो कुछ प्रमुख स्थल हैं, तो जो सिर्फ 7 स्थल हैं जिनको नगर की संज्ञा दी गई है, जिसमें शामिल हैं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चान्होदड़ो, लोथल, कालीबंगा, बनावली और धौलावीरा। तो धौलावीरा को अभी हाल ही में कुछ वर्ष पहले विश्व विरासत स्थल का दर्जा दिया गया है। और हड़प्पा काल के नगर योजना की अगर हम बात करें तो जो हड़प्पा संस्कृति है उसकी सबसे प्रमुख विशेषता जो है वो नगर योजना प्रणाली है, जहां हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों ही नगरों के अपने अपने दुर्ग हुआ करते थे। और यहाँ पे ऐसा विश्वास किया जाता है, ऐसा माना जाता है कि शासक वर्ग के लोग निवास करते थे। इसके अलावा जो नगर में जो भवन बने हुए थे उनकी सबसे विशिष्ट बात ये थी कि ये जाल यानी कि ग्रिड की तरह व्यवस्थित हुआ करते थे। यानी कि जो नगर योजना थी हड़प्पा सभ्यता की, वो ग्रिड योजना पद्धति की थी, जिसमें सड़कें एक दूसरे को समकोण बनाते हुए काटती थी और अनेक खंडों में विभाजित होती थी। इसके अलावा ये जो घर हैं इनका निर्माण एक सीधे में सड़कों के किनारे व्यवस्थित रूप से किया जाता था, जहाँ पे दरवाजे और खिड़कियाँ जो हैं ये सड़क की ओर न खुलकर घर के पीछे की ओर खुलती थी। इसके अलावा कुछ भवन जो मिले हैं वो 2 मंजिले भी थे, जिसमें और इन घरों में कई कमरे हुआ करते थे, रसोई घर, स्नानागार और बीच में आंगन की व्यवस्था हुआ करता था। जैसे आज आप गांव में देखने को आपको मिलता है कि बड़ा बड़ा घर है और बीच में आंगन है, ऐसा व्यवस्था हड़प्पा संस्कृति के घरों में या भवनों में मिलता था। इसके अलावा मोहनजोदड़ो जैसे जो सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल है वो विशाल स्नानागार है, जिसकी जो लंबाई है 11.88 मीटर लंबा है और 7.01 मीटर चौड़ा है। अगर हम उसकी ऊंचाई की बात करें या गहराई की बात करें, जो गहराई है 2.43 मीटर गहरा है वो। तो इसकी विशेषता ये है कि उतरने के लिए उत्तर और दक्षिण ओर दोनों तरफ से सीढ़ियाँ बनी हुई है, मतलब उतरने या चढ़ने के लिए दोनों तरफ से, उत्तर की ओर से और दक्षिण दिशा की ओर से सीढ़ियाँ बनी हुई है। इसके अलावा ये स्नानागार है, इसका फर्श जो है पक्की ईंटों से बना है और इसके बीच में एक स्नान कुंड स्थित था। इसके अलावा ऐसा विश्वास किया जाता है कि जो विशाल स्नानागार है मोहनजोदड़ो में, उसका उपयोग सार्वजनिक रूप से धर्मानुष्ठान संबंधी स्नान के लिए किया जाता रहा होगा। और अगर हम बात करें जॉन मार्शल के बारे में, तो इन्होंने विशाल स्नानागार को विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण बताया था और यह जल पूजा का एकमात्र उपस्थित साक्ष्य है। इसके अलावा मोहनजोदड़ो में जो जल निकास प्रणाली है वो विशिष्ट प्रकार की थी और लगभग जितने भी नगर हैं उनके प्रत्येक छोटे या बड़े मकान में प्रांगण और यानी कि आंगन और स्नानागार हुआ करते थे। इसके अलावा कालीबंगन जो कि राजस्थान में स्थित है, वहाँ बहुत सारे ऐसे घर हैं जिनमें कुएं पाए गए हैं और जो घर के पानी है वो बहकर बाहर सड़क पे आते थे और उनके नीचे मोरियाँ बनी होती थी। और जो ये मोरियाँ हैं ये ईंटों और पत्थरों की तख्तियों से ढकी होती थी, यानी कि आधुनिक समय के जैसे ही। और ये जो सड़क में ये मोरी होते थे उनमें मेन होल भी हुआ करता था। ठीक है। और अब हम बात कर लें कि हड़प्पा काल में जो कृषि और पशुपालन किया जाता था उसकी अगर हम बात करें तो
जैसा क्या है कि वर्तमान समय की बात करें तो जो सिंधु प्रदेश है यानी कि जो हड़प्पा का स्थल है वहाँ वर्षा कम होती है, लेकिन अब इसकी वजह से जो क्षेत्र है वर्तमान हड़प्पा या सिंधु क्षेत्र है ये उतना उपजाऊ तो नहीं रहा, लेकिन शुरुआत में जिस समय संस्कृति था उस समय यहाँ पे काफ़ी बारिश हुआ करता था। और इसका सबूत इस बात से है कि गांव के चारों तरफ दीवार या परकोटे खड़ा कर दिए गए थे जो गांव को बाढ़ से बचाने के लिए प्रयुक्त किया जाता था। और सिंधु सभ्यता के लोग कृषि में क्या किया करते थे कृषि करने के लिए कि नवंबर महीने में जब बाढ़ उतर जाया करता था तो बीज बो देते थे और बाढ़ आने से पहले अप्रैल मई में फसल काट लिया करते थे। और उस समय यहाँ पे ये लोग जौ, गेहूँ, राई, मटर, तिल और सरसों, चावल आदि उगाते थे। इसके अलावा कुल 9 प्रकार की फसलों का ज्ञान जो है हड़प्पा वासियों को था। इसके अलावा जो चावल है उसके उत्पादन का साक्ष्य जो है लोथल और रंगपुर से मिला है। ठीक है, तो ये जो लोथल और रंगपुर है ये दोनों जगह गुजरात में स्थित है, तो यहाँ से चावल के साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता से गन्ना का कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है। और लोथल और सौराष्ट्र से बाजरे की खेती और रोजदी गुजरात से रागी उपजाया जाने के साक्ष्य मिले हैं। और तिल और सरसों का उत्पादन भी इनके द्वारा किया जाता था। और अगर हम बात करें तो जो कपास है तो कपास उत्पादन करने का सबसे जो पहला श्रेय है ये सिंधु सभ्यता वासियों को ही जाता है। और ऐसा है कि कपास का जो उत्पादन है सबसे पहले सिंधु क्षेत्र में ही हुआ। तो जो यूनान के लोग थे इस क्षेत्र को सिंडन कहा करते थे, तो इस सिंडन से ही सिंधु जगह मतलब सिंधु नाम का उत्पन्न हुआ। ठीक है, और अब बात करें अगर हम पशुपालन की तो हड़प्पा संस्कृति के लोग बैल, गाय, भैंस, बकरी, भेड़ और सूअर पालते थे। इसके अलावा जो कुबड़ वाला सांड था वो इनको विशेष प्रिय था। इसके अलावा गधे और ऊँट भी पाले जाते थे। और जैसा कि कुत्ते और बिल्ली प्रारंभ से ही पालतू जानवर थे और इनके पैरों के निशान भी मिले हैं चान्हू दड़ों से। इसके अलावा जो सिंधु सभ्यता के लोग हैं ये हाथी और घोड़े से परिचित थे, लेकिन इनको पालतू बनाने में ये सफल नहीं हो सके थे, क्योंकि अगर पालतू बनाने में सफल होते तो इनके बहुत सारे अवशेष मिलते, पर इनके जो साक्ष्य हुए हैं वो ये बताते हैं कि वो पालतू नहीं बना सकते थे उनको। इसके अलावा मोहनजोदड़ो से घोड़े के अस्तित्व का संकेत मिला है और लोथल से एक घोड़े की मिट्टी की मूर्ति भी मिली है, तो ऐसा लगता है कि घोड़े के बारे में इनको जानकारी था। और हड़प्पा काल में गैंडा यानी कि भारतीय गैंडा का एकमात्र प्रमाण जो है आमरी स्थल से मिला है। इसके अलावा बंदर, भालू, खरगोश जो जंगली जानवर हैं उनके बारे में भी हड़प्पा के लोगों को जानकारी था। और इसकी पुष्टि इस बात से होती है कि जो मुहरें मिली हैं और तांबे की जो तस्तरी मिली है उन पर इनके चित्र बने हुए हैं। हाँ, जो शेर है या लॉयन है उसका कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है। और हड़प्पा लोगों को हाथी का ज्ञान था और ये गैंडे से भी परिचित थे। अब शिल्प और तकनीकी ज्ञान की अगर हम बात कर लें तो जो हड़प्पा सभ्यता के लोग हैं ये कांसे के निर्माण और प्रयोग से परिचित थे। और जो वर्तमान में भी और पहले भी जो कांसा निर्माण किया जाता था तो तांबे में टिन मिलाकर बनाया जाता था और ये काम शिल्पी किया करते थे। और हड़प्पा सभ्यता के समय जो तांबा है ये राजस्थान के खेतड़ी के तांबे के खदानों से मंगाया जाता था, जबकि जो टिन है अफ़गानिस्तान से मंगाया जाता था। और चूंकि हड़प्पा सभ्यता में जो भी कांसे मिले हैं उनमें टिन की मात्रा अत्यधिक कम है, तो ये समझा जा सकता है कि अफ़गानिस्तान से मंगाने में कोई दिक्कत होता रहा होगा या जैसा भी हो, तो इन्होंने कम से कम यूज किया है कांसे के धातु का, है ना। और जो हड़प्पा समाज है या हड़प्पा सभ्यता है तो इस समय जो शिल्पी समुदाय था इनके लोगों का, जिन्हें कि कसेरा भी कहा जाता था, इनका समुदाय में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था। और चूँकि हड़प्पा सभ्यता में ईंटें की विशाल यानी कि बड़ी बड़ी इमारतें मिली हैं, तो ये माना जा सकता है
कि उस समय स्थापत्य कला या जो स्थापत्य का कार्य यानी जो राजमिस्त्री होते हैं या राजगीर होते हैं उनका महत्वपूर्ण स्थान था। और इसके अलावा ये जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे ये नाव बनाने का भी काम करते थे। साथ ही साथ ये मिट्टी के मोहरे और मिट्टी की पुतलियाँ बनाने का कार्य भी करते थे, जो कि महत्वपूर्ण शिल्प भी था। और इस समय स्वर्णकार हुआ करते हैं, स्वर्णकार हुआ करते थे जो कि सोने और रत्नों के आभूषण बनाते थे। इसके अलावा जो सोना चांदी है ये संभवतः अफगानिस्तान से हड़प्पा सभ्यता के वासियों के द्वारा मंगवाया जाता था, और जो रत्न था ये दक्षिण भारत यानी कि महाराष्ट्र से मंगवाया जाता था। और कुम्हार का बहुत ही ज़्यादा वर्चस्व था उस समय, यानी कि कुम्हार के चाक का प्रयोग किया जाता था। और जो हड़प्पाई लोग थे उनमें उनका जो मृद भांड है या जो उनके मिट्टी का बर्तन हुआ करता था उसकी अपनी प्रमुख विशेषताएं थी। तो ये क्या करते थे, अपने मृद भांडों को चिकना और चमकीला बनाते थे। इसके अलावा और हम हड़प्पा वासियों के अगर व्यापार की बात करें तो ये लोग क्या करते थे कि अपने क्षेत्र के भीतर ही लगभग पत्थर, धातु और हड्डी का व्यापार किया करते थे अपने क्षेत्र के अंदर। इसके अलावा ये जो हड़प्पा सभ्यता के निवासी हैं ये धातु के सिक्कों का प्रयोग नहीं करते थे, और जो भी आदान प्रदान होता था विनिमय प्रणाली के माध्यम से करते थे। इसके अलावा ये पहिया से परिचित थे, और हड़प्पा में ठोस पहियों वाली गाड़ियाँ जो हैं वो प्रचलित थी। और चूँकि बनावली से जो है बैलगाड़ी के पहिए के निशान मिले हैं तो मानते हैं, और ये पता ही है हमको कि ये जो है पहिया से परिचित थे। इसके अलावा हड़प्पा वासियों ने उत्तरी अफगानिस्तान में अपनी वाणिज्यिक बस्ती जो है स्थापित की थी, जिसकी सहायता से इनका व्यापार मध्य एशिया के साथ चलता था। इसके अलावा बहुत सी हड़प्पा कालीन मोहरे जो है मेसोपोटामिया की खुदाई में निकली है, तो जिससे साबित होता है कि हड़प्पाई लोगों ने मेसोपोटामियाई नागरिकों के साथ कई प्रसाधनों का अनुकरण किया है। साथ ही साथ इनसे व्यापार भी चलता था। इसके अलावा हड़प्पा निवासियों ने लाजवर्द मणि, जिसे कि लापिस लाजुली कहा जाता है, इसका सुदूर व्यापार किया था। इसके अलावा मोहनजोदड़ो से एक मुहर है जिस पे नाव का चित्र बना हुआ है। साथ ही साथ लूथल से मिट्टी का एक खिलौना बना है, मतलब नाव का खिलौना मिला है, जिससे ये साक्ष्य है कि जो सिंधुवासी थे ये आंतरिक और बाह्य व्यापार दोनों के लिए मस्तूल वाली नावों का उपयोग करते थे। अब अगर हम बात कर लें कि जो हड़प्पा वासी थे ये कुछ चीज़ कहाँ से आयातित या कहाँ से मंगवाते थे, उसकी अगर हम बात करें तो चांदी जो थे ये ईरान और अफ़गानिस्तान से मंगवाते थे। इसके अलावा टिन अफ़गानिस्तान ईरान से, सोना अफ़गानिस्तान, फारस और दक्षिणी भारत से आता था। और लाजवर्द की बात करें तो मेसोपोटामिया अफ़गानिस्तान से मंगवाते थे। तांबा की बात करें तो ये आंतरिक व्यापार होता था क्षेत्रीय राजस्थान या बलूचिस्तान से। और नील रत्न मणि जो था ये बदख्शां या अफ़गानिस्तान से बुलवाते थे। और सिंधु सभ्यता में पोत या जहाज़ का निर्माण भी हुआ करता था। और तथा लोथल से जो गोदीबाड़ा प्राप्त हुआ है उससे ये साबित होता है कि समुद्री व्यापार और पोत निर्माण यहाँ हुआ करता था। इसके अलावा राजनीतिक संगठन की अगर हम बात करें तो हालांकि हड़प्पा काल का जो राजनीतिक संगठन है या राजनीतिक व्यवस्था है उसके वास्तविक स्वरूप के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है, क्योंकि जो इनकी रचना मिली अब तक पढ़ी नहीं जा सकी है। लेकिन जो हड़प्पा सभ्यता की जो व्यापकता है और जो विकास है उसको देखकर ऐसा लगता है कि जो सभ्यता है किसी न किसी केंद्रीय सत्ता से अवश्य संचालित रही थी। और चूंकि जो हड़प्पा वासी थे यहाँ व्यापार का काफ़ी विकास था, तो ऐसा माना जा सकता है कि जो हड़प्पा सभ्यता है यहाँ का शासन जो है वणिक वर्ग के हाथों में था। और अगर हम बात करें कि कुछ जो इतिहासकार हैं जिनका हड़प्पाकालीन प्रशासन के संबंध में जो मत है, तो कुछ ऐसा है। जो हंटर है इनका कहना है कि ये जो हड़प्पा संस्कृति है ये राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक शासन था, जबकि व्हीलर का कहना है कि यहाँ पे जो प्रशासन है वो मध्यम वर्गीय जनतात्मक शासन और धर्म की महत्ता को स्वीकार करने वाला शासन था। जबकि स्टुअर्ट पिगट की अगर हम बात करें तो इन्होंने कहा कि हड़प्पा सभ्यता जो है यहाँ पे पुरोहितों का शासन था। हड़प्पा और
मोहनजोदड़ो को ये जुड़वा राजधानी मानते थे। इसके अलावा मैके कहते थे कि यहाँ पे प्रतिनिधि शासन था और वीवी स्टुअर्ट के हिसाब से गुलामों पर आधारित संस्था था, शासन था यहाँ पे। और लोकप्रिय विचार ये है कि जो सामान्यतः माना जाता है वो ये है कि यहाँ पे व्यापारियों का शासन है, व्यापारियों का शासन चलता था। जबकि अगर हम सामाजिक जीवन की बात करें तो जो परंपरागत तौर पर जो समाज की इकाई थी परिवार को माना जाता था, और मातृ देवी की पूजा और मुहावरों पर अंकित जो चित्र हैं वो ये दर्शाते हैं कि हड़प्पा समाज जो था संभवतः, यानी कि हड़प्पा समाज जो है मातृ सत्तात्मक था। इसके अलावा तो जिस प्रकार का हड़प्पा सभ्यता में नगर नियोजन था और बड़े बड़े मकान थे और उनका डिजाइन रूपरेखा देखकर और जो संरचना था मतलब भवन का, उसको देखकर ऐसा माना जाता है कि जो सिंधु समाज था या जो हड़प्पा समाज था ये बहुत सारे वर्ग जिसमें पुरोहित, व्यापारी, अधिकारी, शिल्पी और श्रमिकों में विभाजित था। इसके अलावा जो सिंधु सभ्यता के लोग थे ये शांति प्रिय थे, ये युद्ध प्रिय नहीं थे। इसके अलावा ये जो यहाँ के निवासी हैं ये शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के थे और खाने के पदार्थों में गेहूं, जौ, मटर, तिल, सरसों, खजूर और तरबूज के साथ साथ गाय, सुअर, बकरी और मछली आदि का मांस प्रमुख रूप से प्रयोग में लाया जाता था। साथ ही साथ जो ये वस्त्र पहनते थे ये सूती एवं ऊनी दोनों प्रकार के होते थे और आभूषण जो है इसका प्रयोग महिलाएं और पुरुष दोनों करते थे। साथ ही साथ ये मनोरंजन के लिए पासे का खेल खेलते थे, नृत्य करते थे, शिकार पर जाते थे, पशुओं की लड़ाई जो था इनका प्रमुख साधन था। साथ ही साथ जो धार्मिक उत्सव जो हुआ करता रहा होगा वो धूमधाम से मनाए जाते थे। अगर धार्मिक प्रथाओं की बात करें तो जो एक पक्की मिट्टी की स्त्री की मूर्तियाँ जो हैं बड़ी संख्या में मिली हैं। साथ ही साथ एक मूर्ति में स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ एक पौधा दिखाया जाता है। तो ये जो संभवतः ये माना जा सकता है कि जो मूर्ति है पृथ्वी देवी की प्रतिमा है, यानी कि इसका जो निकट संबंध है पौधों के जन्म और वृद्धि से रहा होगा। और इसलिए माना जाता है कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग हैं ये धरती को उर्वरा की देवी मानते थे और उसकी पूजा करते थे। और अगर हम पुरुष देवता की बात करें सिंधु सभ्यता की तो जो सिंधु सभ्यता के पुरुष देवता हैं उनको एक मुहर पर चित्रित किया गया है जिसमें उनके सिर पर 3 सींग हैं और एक योगी को ध्यान के मुद्रा में बैठा हुआ दिखाया गया है, जिसमें एक पैर पर दूसरा पैर पर रखकर बैठे हुए यानी कि पद्मासन मुद्रा में दिखाया गया है। और उनके चारों ओर एक हाथी है, एक बाघ है और एक गैंडा है। साथ ही साथ उनके आसन के नीचे एक भैंसा है और उनके पैरों के पास 2 हिरण बैठे हैं। और ये जो देवता है इनको पशुपति महादेव माना जाता है। इसके अलावा सिंधु सभ्यता में लिंग पूजा का प्रचलन भी मिलता है। साथ ही साथ और यही लिंग पूजा जो है आगे चलकर शिव की पूजा के रूप में गहन रूप से जुड़ गई। इसके अलावा हड़प्पा स्थल पे पत्थर पर बने लिंग और योनि के कुछ प्रतीक भी मिले हैं। इसके अलावा वृक्षों और पशुओं की पूजा भी की जाती थी। इसमें पीपल के वृक्ष की पूजा, साथ ही साथ पशु पूजा का भी प्रचलन था जिसमें यूनिकॉर्न और कुबड़ वाला सांड, लेकिन गौ पूजन का प्रमाण नहीं मिला था हड़प्पा सभ्यता से। और हड़प्पा सभ्यता के लोग ताबीज़ भी धारण करते थे। अगर हम बात करें तो ताबीज़ पहना करते थे ये भूत प्रेत से बचने के लिए, और बैल को ये शिव का महान मानते थे। साथ ही साथ स्वास्तिक जो है सूर्य उपासना का प्रतीक है और योगी शिव योगीश्वर को माना करते थे। बकरा को बलि के लिए प्रयोग करते थे और श्रृंग को शिव का रूप मानते थे और नाग को पूजा करते थे। साथ ही साथ भैंसा जो है देवता के शत्रु पर विजय के प्रतीक के तौर पर देखते थे। और लिपि की अगर हम बात करें तो जो हड़प्पा सभ्यता की लिपि है वो चित्रात्मक है और इस पर सबसे पहले अपना जो विचार व्यक्त किया वो अलेक्जेंडर कनिंघम थे। और सिंधु लिपि को पढ़ने का प्रयास जो है सबसे पहले 1925 ईस्वी में L.A. वेडेल ने किया था। और जो सबसे पुराना साक्ष्य है सिंधु लिपि का वो 1853 ईस्वी में आया था, है ना। और मापतौल की अगर हम बात करें तो सिंधु सभ्यता में जो मापतौल का
या जो बाट है वो मनके और जवाहरात की बहुत सी वस्तु पाई गई हैं। और जो तौल में है 16 या उसके आवर्तक का व्यवहार होता था, जैसे कि 16 आना, है ना, इस टाइप से 16 64 80, 16 64 160 230, सॉरी 320 और 640 प्रकार से। इसके अलावा कुछ ऐसे डंडे मिले हैं जिन पर माप का निशान लगे हुए हैं, और एक डंडा कांसे का भी ऐसा मिला है। इसके अलावा सीप और लोथल से मोहनजोदड़ो से सीप मिला है, मोहनजोदड़ो से सीप का, और लोथल से हाथी दांत का बना हुआ एक स्केल मिला है, और सुरकोतदा से तराजू का साक्ष्य मिला है। और प्रतिमाओं की अगर हम बात करें तो एक जो प्रमुख है तो नर्तकी की प्रतिमा मिली है, जो कि मूर्तिकला का सर्वश्रेष्ठ नमूना है। और अगर हम अंतिम संस्कार की पद्धति की बात करें तो यहाँ 3 प्रकार का अंतिम संस्कार चलता था सिंधु सभ्यता में। दाह संस्कार, पूर्ण समाधिकरण या आंशिक समाधिकरण। दाह संस्कार में क्या है, शव को पूर्ण रूप से जलाने के बाद जो राख वगैरह बचता था उनको मिट्टी के पात्र में रखकर दफना दिया जाता था, और ये सबसे प्रमुख प्रथा थी। इसके बाद पूर्ण समाधिकरण, तो इसमें क्या था कि संपूर्ण शव को भूमि में दफना दिया जाता था, ये भी चलता था। और एक है आंशिक समाधिकरण, तो इसमें क्या था कि पशु पक्षियों को खाने के बाद जो शेष भाग बचता था मानव का, उसको भूमि में दफना दिया जाता था, जो लगभग पारसी विधि से मिलती जुलती प्रथा है। और सामान्यतः जो मृतक हैं उनको उत्तर दक्षिण क्रम में, यानी कि सिर उत्तर की ओर और पैर जो है दक्षिण की ओर रखकर दफनाया जाता था। लेकिन कुछ इसके अपवाद भी मिले हैं, जैसे हड़प्पा और कालीबंगा में सर रखा जाता था दक्षिण की तरफ और पैर उत्तर में, जबकि लोथल में पूर्व की तरफ सर रखा जाता था और पश्चिम में पैर, और रोपड़ जो कि पंजाब में है वहाँ पश्चिम तरफ सर रखा जाता था और पूर्व की ओर पैर, जबकि ये इनके दफनाए जाने का प्रक्रम है। और सामान्यतः ये है कि एक कब्र में एक ही व्यक्ति को दफनाया जाता था, लेकिन कुछ जो कब्र मिले हैं वो युगल भी है। ऐसे 3 कब्र मिले हैं जो युगल हैं। और रोपड़ में एक कब्र मिला है जहां मालिक के साथ कुत्ते को भी दफनाया गया है, जबकि लोथल की एक कब्र से मृतक के साथ बकरे को दफनाए जाने का भी प्रमाण मिला है। और अगर हम बात करें कि इसके अवसान या समाप्त होने का कारण क्या है, तो इसके विषय में बहुत सारे इतिहासकारों का अपना अपना मत है। कुछ जो इतिहासकार हैं उनका मत है कि विदेशी आक्रमण, जबकि कुछ का है कि भूकंप की वजह से, और प्रशासनिक शिथिलता था जिसकी वजह से भी ये सभ्यता नष्ट हो गया। और देखा जाए तो कुछ मत ऐसा भी है जो कह रहा है कि ज़मीन धंस गई या ऊपर उठ गई, जिससे भी इसमें बाढ़ का पानी जमा हो गया, कुछ ज़्यादा बाढ़ आ गया, इसकी वजह से सभ्यता नष्ट हो गया। तो कुछ 4-5 ऐसे मत हैं जो माना जाता है, जिसमें कुछ मत है कि विदेशी आक्रमण, लेकिन जो ज़्यादातर माना जाता है कि बारिश की कमी या बाढ़ आ जाना, बाढ़ की वजह से ये सभ्यता का नाश हुआ। तो ये था हड़प्पा सभ्यता के बारे में वन लाइनर फैक्ट। थैंक्स जुड़े रहने के लिए, धन्यवाद, नमस्कार।